हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में मैं बात कर रहा था आईसी इंजन की। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी, उससे पहले मैंने सिलेबस की बात की थी। तो इन दिस केस जैसे मैंने बोला था कि मैं एनके को फॉलो करूँगा, जैसे कि मेरे कुछ किसी स्टूडेंट ने एनके दी थी, और एनके के अंदर जितना सिलेबस है आईसी इंजन का, तो मैं उसको पूरा कम्प्लीटली समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, जो डेरिवेशन होंगे उनको कर दूँगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो कि RTU 2013 में आया था, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो जैसे कि मैं बात बता दूं आपको कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, इन सबको समझाया था। तो मेरे पास जो इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले के अंदर आपकी ये मीन इफेक्टिव प्रेशर आता है। तो यहाँ पे जैसे आप नोट डाउन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि जो आपका इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है PLANK, जैसे मैं अगर किसी को याद नहीं होता तो मैं प्लैंक ओवर 60 बोल देता हूँ। अगर किलोवाट में चेंज करना है तो इसके अंदर 1000 का डिवाइड कर देते हैं तो किलोवाट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका P मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। अभी होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वो देख लेते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर of an internal combustion engine based on the calculated or the measure power output। मतलब कि ये जो प्रेशर होता है वो आपका एक मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि एवरेज प्रेशर होता है किसके अंदर, इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन। कैसे मान सकते हैं अपन इसको, कि जो हमारी कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन द पावर आउटपुट। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर, फ्लाईव्हील के अंदर, तो वहाँ पे टॉर्क मीन निकालते थे। टॉर्क मीन क्या होता था कि जो आपकी पूरा 4 स्ट्रोक इंजन होता था, उसके अंदर जो आपके 4 स्ट्रोक होते थे, उसके अंदर जो आपका सेकंड स्ट्रोक होता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर मिलती थी। बट इन दिस केस अपन को क्या चाहिए था कि पूरे इंजन के अंदर वो आपको टॉर्क मिलना चाहिए था। तो अपन के एक एवरेज टॉर्क लेते थे जिसको अपन बोलते थे मीन टॉर्क। तो सेम थिंग यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि आपका जो पूरा कहीं पे कम प्रेशर होगा, कहीं ज़्यादा प्रेशर होगा, कहीं वैक्यूम प्रेशर होगा। तो इन दिस केस अपन का जो एवरेज प्रेशर होता है उसको अपन मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। तो आगे इन्होंने बताया कि इट इंक्रीज एज द मैनीफोल्ड प्रेशर इंक्रीज फॉर एनी पर्टिकुलर इंजन ओपनिंग एट द गिवन स्पीड एंड द पावर आउटपुट। तो आप सबको पता है, जैसे कि अगर मेरे को इस प्रेशर को इंक्रीज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो मैनीफोल्ड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए फॉर एनी पर्टिकुलर इंजन द ओपनिंग एट द गिवन स्पीड एंड द पावर आउटपुट। यानी कि अगर जब मैं बोलूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर इंजन के अंदर अगर आपकी जो पावर है अगर वो इंक्रीज हो जाए और स्पीड इंक्रीज हो जाए तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देयर विल बी अ स्पेसिफिक इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसको अपन IMEP बोलते हैं, एंड द करस्पॉन्डिंग द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। बस यहाँ पे चेंज क्या होता है कि जो आपका इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो आपका इंडिकेटेड पावर से डेवलप होता है, और जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो आपका ब्रेक पावर से डेवलप होता है। फॉर्मूला सेम होता है, बस वहाँ पे आपकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। इंडिकेटेड पावर की जगह इंडिकेटेड पावर आ जाती है और ब्रेक पावर की जगह ब्रेक पावर आ जाती है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर है वो कौन कौन से हैं, तो IP जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिकेटेड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, PIN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, L आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो लेंथ होती है उसको अपन स्ट्रोक बोलते हैं। A इज़ द एरिया ऑफ द पिस्टन, मतलब कि जो आपका बोर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा π/4d², उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। N यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कि आपके RPM है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल n है वो आपके नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर मैं बात करूँ कि जो अगर 2 स्ट्रोक है तो कैपिटल स्मॉल n को हम स्मॉल n कंसिडर करेंगे, 4 स्ट्रोक है तो उसको n/2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 4 स्ट्रोक के अंदर हमारे 2 रेवोल्यूशन होते हैं, इसलिए n की वैल्यू 1/2 हो जाती है, और 2 स्ट्रोक के अंदर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 होते हैं क्योंकि पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये था आपका एक्सप्लेन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। वो एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट के हाथ है जिसने स्कैन करके भेजा है मेरे को। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ऑब्वियसली जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि अपन को फाइंड आउट करना है कि कितना फ्यूल कंजप्शन होगा स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर। तो देख लेते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ शाफ्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन।
मतलब कि एक एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक एफिशिएंसी है जो कि अपन मेजर कर रहे हैं किसके ऊपर, जो कि शाफ्ट है आपकी इंजन की। इट इज़ द रेट मतलब कि पर यूनिट टाइम ऑफ द फ्यूल कंजप्शन डिवाइडेड बाय द पावर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि अपन जहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्या है कि इट इज़ द रेट ऑफ द फ्यूल कंजप्शन, कि जो फ्यूल कंजप्शन हो रहा है उसका रेट डिवाइडेड बाय द पावर प्रोड्यूस्ड, मतलब जो पावर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये दो तरीके के होते हैं। देयर आर द टू कैटेगरीज ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। फर्स्ट वन इज द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। सेकंड वन इज द थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे ब्रेक पावर आएगी, ये बस ध्यान रखना। थ्रस्ट की बात करूँगा तो थ्रस्ट पावर को अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे जब बात करते हैं कि फ्यूल कंजप्शन जब होता है तो जब आपके मैकेनिकल जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको चलाने के अंदर फ्यूल कंजप्शन होता है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात की है। तो अपन देख लेते हैं क्या होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन भी बोलते हैं। It is allows the power to different reciprocating engine to be directly compared। मतलब कि ये अलाउ करता है कि डायरेक्टली जो आपके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होते हैं, मतलब जो कि मूव करते हैं या फिर आगे पीछे होते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्टली कंपेयर करता है। तो फॉर एग्जांपल BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू द R/P। तो जो यहाँ पे स्मॉल r है, दिस इज अ फ्यूल कंजप्शन रेट, मतलब कि यहाँ उन्होंने रखा है ग्राम पर सेकेंड कि एक सेकंड में कितना फ्यूल अंदर जा रहा है। फॉर एग्जांपल पावर प्रोड्यूस इन दी पार्ट्स, तो जो पावर है वो आपकी टी ओमेगा, टाउ लिख रखा है गलती से, तो दिस इज टी ओमेगा टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन स्मॉल R/P। जैसे कि इसने बोला, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक सेकेंड कि इसकी यूनिट क्या होगी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, R/P। तो इसकी तो होगी ग्राम पर सेकंड, और पावर की आपको जैसे पता है क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कर जाएगा तो क्या बचेगा आपका ग्राम पर जूल। तो यहाँ लिखा हुआ ग्राम पर जूल। नेक्स्ट इज TSFC, मतलब कि टॉर्क स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो टॉर्क स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है समझ लीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन विद रेस्पेक्ट टू द थ्रस्ट आउटपुट। मतलब कि जो आपको आउटपुट मिलेगा तो वो जो आपका आउटपुट होगा उसके रेस्पेक्ट में आपका फ्यूल कंजप्शन कितना है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ द फ्यूल नीडेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नेट थ्रस्ट, के जो आपका थ्रस्ट प्रोवाइड होगा उसके लिए आपका कितना फ्यूल चाहिए। तो वही चीज़ सेम आ जाती है कि यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट है, क्योंकि फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फोर्स है आपका, तो फोर्स की यूनिट होती है किलो न्यूटन या न्यूटन। तो ग्राम पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम पर सेकेंड और किलो न्यूटन, तो ग्राम पर किलो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटिस कर लेंगे, सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दिस इज़ द एक्सप्लेन द एयर फ्यूल रेशियो। तो जो एयर फ्यूल रेशियो है या फ्यूल एयर रेशियो है वो क्या होता है वो अपन बात कर ले। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन RTU 2013 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो या फ्यूल एयर रेशियो के दोनों चीज़ों का रेशियो होगा कि कितना फ्यूल अंदर आया, कितना एयर अंदर आई, तो उन दोनों का कितना कॉम्बिनेशन है, कितना रेशियो है। तो समझ लेते हैं कि दी रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब कि दोनों का प्रोपोर्शन ऑफ द फ्यूल एयर इन एन इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंबशन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। कि जो आपका रेशियो होता है फ्यूल एयर का या एयर फ्यूल का, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, आपके कंबशन के लिए भी और आपकी एफिशिएंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड आइदर एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्यूल टू द मास ऑफ द एयर और वाइस वर्सा। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका पर सेकंड में कितना मास मतलब फ्यूल कितना आया और कितना पर सेकंड में एयर का मास कितना आया, तो उन दोनों का रेशियो बात करेंगे तो वो उसका फ्यूल एयर रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो कहलाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ए मिक्सचर दैट द कंटेन्स जस्ट इनफ एयर फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑल फ्यूल इज कॉल्ड अ केमिकली करेक्ट और सिंक्रोनोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि एक जो मिक्सचर है दैट कंसिस्ट जस्ट इनफ एयर, मतलब कोई एक मिक्सचर है जिसके अंदर जस्ट इनफ एयर फॉर द कंप्लीट द कंबशन,
कि अगर मेरे को जो फ्यूल मिला है उसको अगर जस्ट जलाने के लिए अगर उसके अंदर एक रिक्वायर्ड एयर है तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि केमिकली करेक्ट आपका वो क्या है, एक फ्यूल एयर रेशियो है। अ मिक्सचर हैविंग द मोर फ्यूल देन दैट इन अ केमिकली करेक्ट मिक्सचर इज टर्म एज द रिच मिक्सचर। अगर फ्यूल की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो केमिकली क्या हो जाएगा, आपका रिच मिक्सचर कहलाया जाएगा। और अगर मैं बोलूँ दैट कंटेन्स द लेस फ्यूल तो उसको अपन लीन मिक्सचर बोलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा फ्यूल तो रिच मिक्सचर, कम फ्यूल तो आपका लीन मिक्सचर, और करेक्ट है तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल फ्यूल रेशियो टू दैट ऑफ द केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो इज डिनोटेड बाई द एफ सफिक्स आर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एफ सफिक्स आर क्या है, आपका एक्चुअल फ्यूल रेशियो या एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो ओवर द केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअल ओवर केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो को अगर दोनों का डिवाइड दूंगा तो वो आपका रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो बनेगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चंस की बात की थी, आगे और भी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।